कहानी की शुरुआत साल 1962 से होती है। एंटोनिया ग्राजा नाम के एक बड़े समुद्री जहाज पर पैसेंजर्स रात के खाने और फ्रांसिस नाम के सिंगर के म्यूजिक पर डांस का मजा ले रहे होते हैं। वहीं एक छोटी बच्ची केटी हारवुड अकेली बैठी थी और उसे दूसरों की तरह मजा नहीं आ रहा था। एक वेटर उसकी मदद करता है और वह अपने खिलौने पर लिखती है, मैं बहुत बोर हो रही हूँ। इसके बाद जहाज का कैप्टन उसे अपने साथ डांस करने के लिए पूछता है और वह मान जाती है। जब सब लोग अपनी मस्ती में डूबे होते हैं तभी कोई चुपके से एक लीवर खींच देता है जिससे एक पतला वायर तेजी से खुलने लगता है। जब वह तार झटके से टूटता है तो वह डांस फ्लोर पर किसी चाबुक की तरह घूमता है। वह तार इतना तेज था कि उसने डांस कर रहे सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को बीच से काट दिया। सिर्फ केटी बच गई क्योंकि उसकी कम हाइट की वजह से तार उसके सिर के ऊपर से निकल गया। इसके 40 साल बाद हम कैप्टन मर्फी, मॉरीन एप्स और उनकी टीम से मिलते हैं जो समुद्र में डूबे जहाजों को निकालने का काम करते हैं। एक मिशन के दौरान वे एक डूबते हुए जहाज को बचाने की कोशिश करते हैं जहां ग्रीयर को तो उम्मीद कम होती है, लेकिन एप्स हार नहीं मानती और अपनी जान जोखिम में डालकर उस जहाज के छेद को ठीक करने में जुट जाती है। अंत में उनकी टीम कामयाब होती है और मर्फी बार में सबको उनकी मेहनत की कमाई बांटता है। जब वे अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे तभी उनके पास जैक फेरीमैन नाम का एक आदमी आता है। वह उन्हें एक काम के लिए हायर करना चाहता था। फेरीमैन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई कि वह आर्कटिक वेदर फ्लाइट्स उड़ाता था और पिछले महीने जब वह उड़ान पर था तब उसने समुद्र के बीच में कुछ अजीब देखा था। उसने टीम को बेरिंग सागर में दिखे एक जहाज की फोटो दिखाई। उसने उस जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया था, जिससे उसे यकीन हो गया था कि वह जहाज लावारिस बह रहा है। उसने इस बारे में कोस्ट गार्ड को भी बताया था, लेकिन जहाज इंटरनेशनल पानी में होने के कारण उन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया था। फेरीमैन को उस जहाज का नाम तो नहीं पता चला था, लेकिन उसने उसे कुछ दिन पहले फिर से देखा था। वह बस मिलने वाली चीज का 20% हिस्सा मांग रहा था और उसने वादा किया था कि उसने यह बात किसी और को नहीं बताई है। इसके बाद मर्फी ने अपने क्रू से अकेले में बात करने का फैसला किया। फेरीमैन के जाने के बाद क्रू आपस में बहस करने लगा कि यह काम करना चाहिए या नहीं। ग्रियर थोड़ा परेशान था क्योंकि वे पहले से ही 6 महीने से घर से बाहर थे और इस काम में 1 हफ्ता और लग जाता। उसने काफी समय से अपनी गर्लफ्रेंड से मुलाकात नहीं की थी, लेकिन जब मर्फी ने सबको बराबर हिस्सा देने का वादा किया तो हर कोई राजी हो गया और आखिर में ग्रियर भी मान गया। क्योंकि वो सभी लालची था, उन्होंने फेरीमैन को बुलाया और कहा कि वे उसे 10% हिस्सा देंगे और वह इस शर्त पर मान गया कि वह भी उनके साथ जाएगा। वे शाम के वक्त अपनी छोटी टगबोट लेकर निकल पड़े, लेकिन काफी देर बाद बारिश वाली रात में उन्हें कुछ दिखाई दिया। सैंटोस नाव चला रहा था। जब उसे रेडार पर कुछ दिखा तो उसने मर्फी को बुलाया, लेकिन जब कैप्टन आया तो रेडार पर कुछ नहीं था। उसे लगा कि सैंटोस को कोई वहम हुआ है, पर कुछ ही सेकंड बाद रेडार पर फिर से कुछ दिखाई देने लगा। मर्फी ने एप्स को भी बुला लिया। जब वह आई तो उसने गौर किया कि वह रहस्यमयी जहाज रेडार पर बार बार आ जा रहा था। अचानक एक बहुत बड़ा जहाज उनके ठीक सामने आ गया। सैंटोस ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी नाव रोकी, जिससे वे टकराने से तो बच गए, लेकिन उनकी नाव का इंजन खराब हो गया। उन्होंने उस बड़े जहाज के चक्कर लगाए और जब मर्फी ने उसका नाम पढ़ा तो वह दंग रह गया। उसका नाम था एंटोनिया ग्राजा। यह एक इटालियन जहाज था जो 1962 में बर्म्यूडा ट्रायंगल के पास गायब हो गया था। अजीब बात यह थी कि उस वक्त कोई खतरे का सिग्नल भी नहीं आया था, वह बस अचानक गायब हो गया था। तब से हर शिप कैप्टन इस जहाज को ढूंढ रहा था, लेकिन अब यह इन लोगों को मिल चुका था। वे अपनी नाव को उसके करीब ले गए ताकि उस पर चढ़ सकें। ग्रियर, सैंटोस और फेरीमैन नीचे ही रुक गए, जबकि बाकी टीम जांच पड़ताल करने के लिए जहाज के अंदर चली गई। उन्होंने शिप की हालत को गौर से देखना शुरू किया। वो पूरी तरह से खाली और सुनसान थी और लाइफ बोट्स भी गायब थीं। लेकिन तभी वो लोग दरवाजा ढूंढकर अंदर घुसे। ग्रियर का उनसे रेडियो सिग्नल टूट गया। क्रू जहाज के अलग अलग कमरों में घूमने लगा और वहां की सजावट और भव्यता को देखकर हैरान हो रहे था। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब वे उसके पीछे गए तो उन्हें एक पुरानी घड़ी मिली जो अब भी टिक टिक कर रही थी। जब घड़ी ने समय बताया तो उसकी आवाज से मुंडर बुरी तरह डर गया। जब उनकी हंसी जहाज की दीवारों में गूंज रही थी, वे दूसरे कमरे की ओर बढ़ गए। वहीं पास की एक मेज पर केटी का पुराना खिलौना अपने आप हिलने लगा और उस पर वेलकम अबोर्ड के गलत स्पेलिंग लिखे आ गए। नीचे नाव में ग्रियर परेशान था क्योंकि ऊपर वालों से बात नहीं हो पा रही थी, लेकिन जहाज के अंदर क्रू बिना किसी फिक्र के आगे बढ़ता रहा। वे जहाज के निचले हिस्से में पहुंचे और जांच पड़ताल जारी रखी। तभी अचानक मुंडर के पैरों के नीचे का फर्श टूट गया। ईप्स ने फुर्ती से उसे पकड़ लिया और गिरा
गिरने से बचा लिया, लेकिन वह हवा में लटक गया और एप्स फर्श पर गिर पड़ी। मदद के लिए चिल्लाते हुए एप्स की नजर छेद के पार केटी पर पड़ी, लेकिन पलक झपकते ही वह गायब हो गई। लेकिन तभी डॉज और मर्फी वहां पहुंच गए और उन्होंने उन दोनों को सुरक्षित ऊपर खींच लिया। थोड़ी देर बाद वे जहाज के कंट्रोल रूम पर पहुंचे। मुंडर ने देखा कि दिशा बताने वाला कंपास और जहाज का स्टीयरिंग बेकार हो चुके थे। डॉज ने गौर किया कि फ्यूल टैंक पूरी तरह खाली थे। जहाज शायद तब तक चलता रहा जब तक उसका तेल खत्म नहीं हो गया। मर्फी को एक डेस्क पर जहाज के लॉक्ड डॉक्यूमेंट्स मिले, जिन्हें उसने अपने साथ ले जाने का सोचा। वहीं दूसरी टेबल पर डॉज को एक डिजिटल घड़ी मिली, जिसे देखकर सब दंग रह गए, क्योंकि 1962 में ऐसी घड़ियां होती ही नहीं थीं। मर्फी को लगा कि शायद वे इस जहाज को ढूंढने वाले पहले लोग नहीं हैं, लेकिन उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब यह जहाज उनका था। तो वह सबको वापस जाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि वे सुबह जहाज को खींचने का काम शुरू करेंगे। पूरी क्रू अपनी टग बोट पर लौट आती है। फेरीमैन उनसे पूछता है कि क्या उन्हें पता चला कि उस बड़े जहाज के साथ क्या हुआ था। मर्फी कहता है कि यह एक बहुत अच्छा सवाल है। फिर वह उन्हें मरी की कहानी सुनाता है, एक ऐसा जहाज जिसके साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था जैसा एंटोनिया ग्राजा के साथ हुआ। वह जहाज भी एकदम खाली मिला था, न कोई क्रू, न कोई पैसेंजर और न ही मुसीबत का कोई निशान। वह मीलों तक बिना किसी कैप्टन के अपने आप चलता रहा। फेरीमैन उसे भूतिया जहाज कहता है, जिस पर डॉज उसका मजाक उड़ाता है। इसके बाद वे अपनी प्लानिंग करते हैं। मर्फी चाहता है कि वे उस बड़े जहाज को अपनी टग बोट से खींच कर ले जाएं, लेकिन सांटोस को शक है कि उनकी छोटी सी नाव इतने विशाल जहाज को खींच पाएगी या नहीं। ग्रियर कहता है कि वे उसे वहीं लंगर डालकर छोड़ सकते हैं और बाद में वापस आ सकते हैं, पर डॉज को डर था कि रूसी आकर उसे चुरा लेंगे। मर्फी बताता है कि वैसे भी जहाज के इंजन गायब हैं। आखिरकार ग्रियर मान जाता है कि वह इंजन ठीक कर देगा और वे उसे टग बोट से खींच कर ले जाएंगे। इसमें उन्हें 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन उसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसके बदले उन्हें बहुत मोटा पैसा मिलेगा। दूसरी तरफ एप्स के दिमाग से वह बात नहीं निकल रही थी जो उसने तब देखी थी जब मंडर गिरा था। फेरीमैन उसे चुप देखकर उसका हाल पूछने आता है। एप्स उसे बताती है कि उसने जहाज पर एक लड़की को देखा था, जो कि नामुमकिन है। फेरीमैन उसे दिलासा देते हुए कहता है कि जब वह बहुत देर तक उड़ान भरता है तो उसे भी कभी कभी ऐसी चीजें दिखती हैं। उसकी बातें सुनकर एप्स को थोड़ा सुकून मिलता है। अगली सुबह क्रू के लोग स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हैं ताकि जहाज के निचले हिस्से की जांच कर सकें। उन्हें पता चलता है कि जहाज के निचले हिस्से में छेद है और वह डूब रहा है। शायद हफ्ता भर पहले वह किसी चीज से टकराया था। वापस टगबोट पर वे आपस में डिस्क्यूशन करते हैं। वह जहाज एक समुद्री लहर के घेरे में फंसा हुआ है, जो उसे धीरे धीरे चट्टानों की तरफ धकेल रही है। उन्हें दूसरी टक्कर होने से पहले उसे ठीक करना होगा। उनके पास सिर्फ 3 दिन है, लेकिन मुंडर कहता है कि काम इतना ज्यादा है कि 3 दिन काफी नहीं होंगे। सैंटोस को भी लगता है कि इंजन ठीक करने के लिए उसके पास पूरा सामान नहीं है, पर मर्फी सबको काम पर लग जाने का ऑर्डर देता है। जब ग्रियर कहता है कि वह समुद्री कानून के हिसाब से इसकी खबर बाहर देगा, तो मर्फी उसे मना कर देता है। वह नहीं चाहता कि कोई और इसमें दखल दे। सैंटोस इंजन पर काम करने के लिए टग बोट पर ही रुक जाता है, जबकि बाकी टीम मरम्मत शुरू करने से पहले पूरे जहाज का मुआयना करने के लिए उस पर चढ़ जाती है। वे 2-2 की जोड़ियों में बंट जाते हैं। ग्रियर और मर्फी साथ हैं, लेकिन जब उन्हें कैप्टन का कमरा मिलता है तो मर्फी उसे अकेले अंदर जाने से मना कर देता है। उधर मंडर और डॉज जहाज के निचले हिस्से में जा रहे होते हैं, जहां पानी भरा हुआ है। वे इंजन रूम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनके वॉकी टॉकी ने काम करना बंद कर दिया है। उसी समय के दौरान एप्स को फेरीमैन के साथ रहना था, लेकिन वह भटक गई थी और खुद को एक पुराने स्विमिंग पूल वाले आलीशान कमरे में अकेला पाती है, जहां दीवारों पर गोलियों के निशान जैसे छेद थे और फर्श पर पीतल की गोलियां बिखरी पड़ी थीं। जब उसने पूल से बाहर निकलने के लिए सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया तो अचानक ऊपर की तरफ रहस्यमयी लड़की केटी को देखकर वह बुरी तरह सहम गई और अपना संतुलन खोकर पीछे की तरफ पूल में गिर पड़ी, जिससे उसका सिर टकराया और वह बेहोश हो गई। दूसरी तरफ ग्रियर जहाज के ऊपरी हिस्सों की तलाशी ले रहा था, जबकि मर्फी ने कैप्टन के केबिन में कदम रखा, जहां उसे कैप्टन की पुरानी टोपी मिली और बाथरूम के सिंक पर जमा हुआ खून और एक तेज उस्तरा देखकर उसका मन घबरा गया। उधर डॉज और मुंडर अपनी जान जोखिम में डालकर जहाज के सबसे निचले हिस्से यानी इंजन रूम तक पहुंच तो गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरा कमरा पानी में डूबा हुआ था। और जब उन्होंने अपने साथियों को वॉकी टॉकी पर यह खतरे की सूचना देने की कोशिश की तो सिग्नल खराब होने की वजह से सिर्फ शोर ही सुनाई दिया। पूल में एप्स धीरे धीरे होश में आ रही थी, लेकिन उसे इस बात
बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि उसके सिर के घाव से निकलता खून फर्श के उन अजीब छेदों द्वारा सोखा जा रहा था। उसने धुंधली आंखों से केटी को पुकारा, लेकिन वहां उसे बचाने के लिए सिर्फ फेरीमैन खड़ा था। जैसे ही वे वहां से हटने लगे, दीवारों के उन छेदों से अचानक फाउंटेन की तरह खून फूटने लगा और देखते ही देखते पूरा पूल खून से भर गया, जिसमें पुरानी लाशें तैरकर ऊपर आने लगी थीं। कैप्टन के केबिन में मर्फी ने जब अपनी घबराहट मिटाने के लिए व्हिस्की का एक गिलास उठाया तो शीशे में उसे अपना चेहरा नहीं बल्कि उस मरे हुए कैप्टन का डरावना चेहरा दिखाई दिया, जिससे डरकर उसने गिलास पटक दिया और कमरे से बाहर भाग निकला। डाइनिंग रूम में ग्रियर को एक जलती हुई सिगरेट मिली जिस पर ताजा लिपस्टिक का निशान था और वह फ्रांचेस्का की तस्वीर को निहारने में इतना खो गया था कि उसे पता ही नहीं चला कि वह औरत खुद उसे दूर से टकटकी लगाए देख रही थी। अंत में एप्स और फेरीमैन को लॉन्ड्री रूम के वेंट से निकलती पानी की एक जोरदार लहर के साथ कुछ ऐसी लाशें मिलीं जो महज 1 महीना पुरानी लग रही थीं, और अपनी जान बचाकर भागते हुए वे एक गुप्त कमरे में पहुंचे जहां डाक के थैलों के नीचे छिपा एक संदूक मिला। जब उन्होंने उसे खोला तो चूहों के झुंड के पीछे सोने की ईंटों का एक ऐसा विशाल खजाना चमक रहा था जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकलते हैं, एप्स वॉकी टॉकी पर मर्फी से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सिर्फ शोर और एक रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही होती है। आगे बढ़ते हुए वे रसोई में पहुंचते हैं जहां एप्स फेरीमैन की चेतावनी को अनदेखा कर फ्रिज खोल देती है और तभी मांस के थैलों में छिपे डॉज और मुंडर उस पर झपट कर मजाक करते हैं। हंसी मजाक के बीच एप्स उन्हें लाशों और गोल्ड के बारे में बताती है, जिसके बाद पूरी टीम कार्गो होल्ड में जाकर गोल्ड से भरे बक्से खोलती है और जश्न मनाने लगती है। ग्रीर को शक होता है कि सोना चोरी का है और मर्फी भी मानता है कि शायद इसी वजह से शिप गायब हुआ था, पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों का हवाला देते हुए वे सोना लेकर शिप छोड़ने का फैसला करते हैं। तभी ग्रीर और सैंटोस के नाव पर पहुंचते ही एक मिस्टीरियस शक्ति इंजन रूम में गैस खोल देती है और केटी की चेतावनी के बावजूद इंजन शुरू करते ही धमाका हो जाता है, जिसमें सैंटोस की मौत हो जाती है और एप्स किसी तरह ग्रीर को बचा लेती है। वापस बड़े जहाज पर आने के बाद टीम के बीच तनाव बढ़ जाता है। डॉज इस हादसे के लिए फेरीमैन को जिम्मेदार मानता है और ग्रियर भी गुस्से में मंडर पर हाथ उठा देता है, लेकिन तभी अचानक रात में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। केटी का भूत नाचता हुआ दिखता है, डॉज और मंडर को बासी खाने में कीड़े मिलते हैं और एप्स को एक अलमारी में केटी की लाश मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रियर डाइनिंग रूम में जहाज को खुद ब खुद पुराने रूप में लौटते हुए और मरे हुए लोगों को नाचते देखता है, जबकि मर्फी की आंखें कप्तान के कमरे में पुराने कप्तान के भूत को अपने सामने देखकर खुलती हैं। उन सभी के साथ अजीब अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना शुरू हो चुकी थी। वो शिप उनके दिमाग का साथ खेल रही थी। इधर ग्रीर के पास फ्रांचेस्का का भूत आता है और उसे लुभाने के लिए उसके गाल पर किस करती है। ग्रीर को लगता है कि यह सब हकीकत नहीं है, इसलिए इसे धोखा देना नहीं माना जाएगा और वह उसके साथ आगे बढ़ सकता है, इसलिए वह उसे चूमने लगता है। इसी बीच एप्स को केटी की लाश के पास से एक लॉकेट मिलता है, जिसे खोलने पर उसे केटी के माता पिता की तस्वीरें दिखती हैं। वह उसे बंद करने ही वाली होती है कि तभी केटी उसके पीछे आ जाती है और उसे रुकने के लिए कहती है, क्योंकि उसने बरसों से अपनी माँ बाप की शक्ल नहीं देखी है। थोड़ी बातचीत के बाद इप्पस उसे लॉकेट वापस देने की कोशिश करती है, लेकिन वह केटी के भूतिया हाथ के आर पार निकल जाता है। उधर डाइनिंग रूम में फ्रांचेस्का अपनी ड्रेस उतारकर ग्रियर को अपने पीछे आने के लिए उकसाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कैप्टन के कमरे में मर्फी पुराने कैप्टन के भूत से बात करने लगता है। कप्तान उसे उन जहाजों की तस्वीरें दिखाता है जिन्हें उन्होंने ग्राजा के गायब होने से 2 दिन पहले बचाया था और उन्हीं जहाजों पर वह सारा सोना था। मर्फी उस जहाज को पहचान लेता है, वह लॉरेलाई था, जिसके बारे में मशहूर था कि उस पर कोई जिंदा नहीं बचा था। लेकिन कप्तान अपना सिर हिलाता है और उसे उस इकलौते आदमी की फोटो दिखाता है जो उस जहाज पर सवार था, जिसे देखते ही मर्फी के मुंह से गाली निकल पड़ती है। इसी बीच ग्रियर लगातार फ्रांचेस्का के पीछे पीछे जा रहा था। उधर एप्स को केटी सारी सच्चाई समझाती है। वह बताती है कि ये सभी आत्माएं यहाँ फंसी हुई हैं, क्योंकि जब जहाज अपनी जरूरत के हिसाब से आत्माओं का कोटा पूरा कर लेगा तब उन सबको कहीं और ले जाया जाएगा। वह यह नहीं बता पाती कि उन्हें कहाँ ले जाया जाएगा, क्योंकि अचानक छत से खून टपकने लगता है। केटी कहती है कि वह नहीं चाहता कि वह एप्स से बात करे और उसे फौरन
फौरन जहाज से उतरने के लिए कहकर गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर मर्फी पूल वाले कमरे में एप्स को ढूंढते हुए पहुंचता है, लेकिन उसे हर तरफ सांटोस का भूत नजर आने लगता है। उधर फ्रांचेस्का ग्रियर के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है और जैसे ही ग्रियर उसे छूने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका कट जाता है। वह उसके शरीर के आर पार निकलकर सीधे लिफ्ट की खाली जगह में जा गिरता है और उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस तरह से एक और नल्ले की फील्डिंग सेट हो जाती है। जहाज के गलियारों में एप्स को फेरीमैन मिल जाता है और दोनों मिलकर मर्फी के पास पहुंचते हैं, लेकिन पागलपन की हालत में मर्फी को वे दोनों सैंटोस की तरह दिखते हैं जो उस पर हमला कर रही है। अपनी जान बचाने के चक्कर में वह एप्स से लड़ने लगता है, पर तभी फेरीमैन पीछे से उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद जब डॉज और मंडर भी आ जाते हैं तो वे सब मिलकर सुरक्षा के लिए मर्फी को एक बड़े वाटर टैंक में बंद कर देते हैं। सुबह होने पर एप्स टैंक में बंद मर्फी पर नजर रख रही थी। तभी बाकी तीनों वापस आकर बताते हैं कि उन्हें ग्रियर कहीं नहीं मिला। एप्स उन्हें पुराने प्लान पर टिके रहने और जहाज ठीक करने को कहती है। इसके तुरंत बाद एप्स, डॉज और मंडर गोता लगाकर इंजन रूम में जाते हैं और दरवाजा तोड़कर जहाज के टूटे हुए हिस्से को ठीक करने में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है कि मरम्मत काम कर जाएगी, इसलिए वे बाहर आकर उसे चेक करते हैं। अब जहाज सच में काम करने लगा है और एप्स उसे चलाने के लिए ब्रिज पर पहुंचती है। वहां उसे एहसास होता है कि लहरें उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से चट्टानों की तरफ ले जा रही हैं। वह तुरंत डॉज और मंडर के पास वापस आती है और उन्हें बहाव पर काबू रखने के लिए कहकर खुद ग्रियर को ढूंढने नीचे चली जाती है। जब वह नीचे पहुंचती है तो उसे ग्रियर की लाश और फिर से केटी मिलती है। उधर इंजन रूम में बाकी आदमियों को एक रुकावट मिलती है। वहीं दूसरी तरफ केटी एप्स को छूकर उसे अपनी यादों के जरिए जहाज का खौफनाक सच दिखाती है। वो उसे उस रात की कहानी दिखाती है जिस रात सभी लोग भूत बने जहाज के क्रू ने मिलकर सारे यात्रियों को बेरहमी से मार डाला था, और फिर जब गोल्ड को आपस में बांटने की बारी आई तो वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। आखिर में बचे हुए ऑफिसर को फ्रांचेस्का ने मार दिया और फिर इस पूरे खेल के असली मास्टरमाइंड ने फ्रांचेस्का को भी धोखा देकर मौत के घाट उतार दिया। वह मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि लॉरेलाई का इकलौता जिंदा बचा सदस्य फेरीमैन है। ईईपीस को इन यादों से पता चलता है कि नाव में धमाका भी फेरीमैन ने ही कराया था और उसी ने मर्फी को डुबाने के लिए वाटर टैंक में पानी भरा था। ये जानकर एप्स घबराकर अपने कप्तान को बचाने भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। उसने जो देखा था वो सच निकलता है। इधर इंजन रूम में मंडर उस रुकावट को ठीक करने के लिए पानी में गोता लगाता है, जबकि डॉज ब्रिज पर स्टीयरिंग संभालता है। तभी एप्स वहां पहुंचती है और उसे मर्फी के बारे में बताती है। थोड़ी ही देर में फेरीमैन भी वहां आ जाता है, लेकिन एप्स चुप रहने का फैसला करती है और उसे जरा भी भनक नहीं लगने देती कि उसे सब कुछ पता चल चुका है। निचले कमरों से मिली एक बंदूक डॉज को देने के बाद एप्स मुंडर को देखने इंजन रूम जाती है, जहां वह उसे आयरोम के बीच कुचला हुआ पाती है। वहीं ब्रिज पर फेरीमैन डॉज को डरपोक कहकर उकसाता है और जब वह भागने की कोशिश करता है तो डॉज उसे गोली मार देता है। एप्स जब जहाज को उड़ाने के लिए विस्फोटक लगा रही होती है तभी डॉज वहां आता है, लेकिन उसका अजीब बर्ताव देखकर एप्स समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक वह हंसने लगता है और खुलासा करता है कि वह असल में फेरीमैन है जिसने असली डॉज को मारकर उसका रूप ले लिया था। वह बताता है कि वह एक शैतानी रूह है जिसका काम जहाज को आत्माओं से भरकर नर्क ले जाना है, और जब एप्स उसके साथ सौदा करने से मना कर देती है तो वह उसे पानी में डुबाने की कोशिश करता है। अपनी जान बचाते हुए एप्स एक क्रॉसबो से धमाका कर देती है जिससे पूरा जहाज तबाह हो जाता है और सभी आत्माएं आजाद हो जाती हैं, जिसके बाद केटी उसे सुरक्षित सतह तक पहुंचाती है। अंत में जब एप्स को बचाकर एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है तो वह देखती है कि वही गोल्ड एक नए जहाज पर ट्रांसफर किया जा रहा है और फेरीमैन जिंदा बचकर उनके पीछे जा रहा है। यानी कि फेरीमैन एक ऐसा शैतान था जिससे कि कोई भी खत्म नहीं कर सकता। लेकिन इससे पहले कि वह किसी को चेतावनी दे पाती, एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो जाते हैं।